नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र व सिधारी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों लगातार कई चोरियों की घटनाओं का सुराग लगा रही पुलिस को आखिरकार सफलता मिली और 16 घटनाओं में शामिल 10 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिसमें से 6 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 4 अन्य नाबालिग अभियुक्तों को अभिरक्षा में लिया गया। इन लोगों के कब्जे से 28,000 रुपए नगद समेत 7 लाख रुपए कीमत के सामान को भी बरामद किया गया है। बता दें कि चोरी की घटनाओं को लेकर एसपी हेमराज मीणा के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल व क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा द्वारा अनावरण हेतु 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जिसमें 2 टीम वर्दी में तथा 1 टीम सादे में थी, जिसके क्रम में थाना कोतवाली व सिधारी थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बागलथराम पुलिया पर कार्रवाई की गई। चोरी की 1 बुलेट बाइक, 2 ई-रिक्शा, 1 चांदी की प्लेट, अन्य सामान कीमत लगभग 7 लाख रुपए बरामद हुए। गिरफ्तार होने वालों में अमन पुत्र मोहम्मद असलम निवासी ब्लॉक नंबर 23 मकान नंबर 270 DAV कांशीराम आवास थाना कोतवाली उम्र 19 वर्ष, दीपक गुप्ता पुत्र जग्गू गुप्ता निवासी ब्लॉक नंबर 20 मकान नंबर 232 कांशीराम आवास DAV थाना कोतवाली उम्र 21, रोशन अली उर्फ राजा पुत्र मोहम्मद जुबैर निवासी ब्लॉक नंबर 24 मकान नंबर 284 कांशीराम आवास DAV थाना कोतवाली उम्र 24 वर्ष, सरफराज अहमद पुत्र नसीम निवासी ब्लॉक नंबर 31 मकान नंबर 370 कांशीराम आवास DAV थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष, सहबान पुत्र इस तेखार निवासी मोहल्ला बड़ागांव थाना घोसी जनपद मऊ हाल पता ब्लॉक नंबर 50 मकान नंबर 599 कांशीराम आवास DAV थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष व मोहम्मद हुसैन उर्फ झिनको पुत्र रहमुद्दीन निवासी दर्जी मोहल्ला कस्बा मरदह थाना मरदह जनपद गाजीपुर हाल पता बंधा रोड दिशा कोचिंग के सामने थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को समय रात्रि 2:25 पर गिरफ्तार किया गया तथा 4 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। अभियुक्त जाहिद पुत्र आमिर निवासी ब्लॉक नंबर 24 मकान नंबर 282 कांशीराम आवास DAV थाना कोतवाली दिनांक 24 अगस्त 2024 से जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध है। अभियुक्त मुकुल वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी सीताराम दलाल घाट थाना कोतवाली फरार चल रहा है। देखिए, आज थाना जो रानी की सराय है और थाना कोतवाली, थाना सिधारी, मुबारकपुर, जहानागंज, निजामाबाद, इस तरीके से टोटल मिला के 16 जो चोरी की जो घटनाएं हैं उसका अनावरण किया जा रहा है, जिसमें अभी हम लोगों ने इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो एक है अमन पुत्र असलम, ये कोतवाली के रहने वाले हैं। दूसरा है दीपक गुप्ता, ये थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। रोशन अली है, इसके अलावा सरफराज हैं, सहबान है और मोहम्मद हुसैन और जिनको, और इसके अलावा 4 इसमें बाल अपचारी है। इन सभी को इसमें गिरफ्तार किया गया। और एक जो अभियुक्त है जाहिद पुत्र आमिर, ये किसी अन्य मामले में पूर्व में जेल में निरुद्ध है। और एक व्यक्ति उनमें से जो भाग गया मुकुल वर्मा। टोटल मिला के इन लोगों के पास 7 लोगों के पास गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से करीब 1 मोटरसाइकिल मिली है, बुलेट मोटरसाइकिल, और 2 ई-रिक्शा मिले हैं। इसके अलावा अन्य जो कई इस तरह की जो सामग्री जो इन्होंने इन सभी घटनाओं में चोरी की गई थी, उनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए के आसपास में है। और ये लोग लगातार पिछले कई दिनों से चोरी कर रहे थे और शहर में और आसपास के जो थाने हैं इन सभी में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। हम लोग इसमें काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे कि इस तरह की जो घटनाएं कैसे हो रही है। तो जानकारी ये मिली थी कि ये लोग रात्रि में ई-रिक्शा लेकर निकलते थे
और जहाँ पर भी इनको लगता था कि किसी घर में कोई रह नहीं रहा है या कोई मतलब चला गया है, उसको पहले दिन में चिन्हित कर लेते थे और उसके बाद में फिर रात्रि में जाके लोग उसमें चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। और ये काफ़ी दिनों से चोरी कर रहे थे और इन्होंने अब तक करीब 16 जो घटनाएं वो की हैं। और इसमें कोतवाली की 5 घटनाएं, सिदारी की 4 घटनाएं, रानी की सराय की 2 घटना है, कंगरापुर की 1 घटना है, निजामाबाद की 2 घटना है, बिलरियागंज की 1 घटना है और मुबारकपुर की 1 घटना है। ऐसे टोटल मिला के 16 घटनाओं का इन्होंने कारित किया है। और इनके जो इनसे संबंधित जो सामान की इनसे बरामदगी की गई है, इसमें करीब इनके पास से 28,000 रुपया और करीब नकद मिला है। और इसके अलावा जो बाकी सामान मिला है, एक मोटरसाइकिल मिली, ई रिक्शा मिले हैं, इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इस पूरी जो टीम में जो उन्होंने काम किया था उसको भी मेरी तरफ से 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी में दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही थी वो पुलिस की जो साख पे एक तरीके से ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि कोई घटना ना हो, लेकिन ये लोग ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हुए, और पुलिस को भी लगता था कि ई रिक्शा वाला है, लेकिन ये ई रिक्शे का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से कर रहे थे, चोरी के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे जिससे कि कोई पकड़ा ना जा सके। और इसमें हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत किया है और इन सभी घटनाओं का एक सफल अनावरण इन्होंने किया है। सर अलग अलग हैं या एक गैंग है? ये इन्होंने एक गैंग बना रखा था और फिर ये सारा सामान बेचना, इसमें कबाड़ी भी हैं जिनके यहाँ पे सामान बेचते थे। इसके अलावा इसमें जो भी घर में बर्तन मिलते थे, सोने चांदी के सामान मिलते थे, उन सबको अलग अलग जाके बेचना, फिर उसके बाद में आपस में जो पैसा मिलता था उसको बांट लेते थे। अभी तक की जो जानकारी मिली है, इन्होंने यहाँ पे घटना की है और एक घटना इनके द्वारा प्रकाश मारी है कि इन्होंने एक मऊ में भी घटना की है, उसकी जांच हम कर रहे हैं कि इन्होंने उसमें कहाँ से चोरी किया था। कोलकाता डॉक्टर रेप व मर्डर केस के बाद डॉक्टर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। इसी संदर्भ में मंगलवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने भी जनपद के सभी सरकारी चिकित्सालयों में सुरक्षा कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षा कमेटी गठित है तो उसे क्रियाशील रखें। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सालयों में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए, जिसमें हिंदी अंग्रेजी में सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्रदर्शित होती रहे। उन्होंने कहा कि आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, थाना इंचार्ज तथा चौकी इंचार्ज के नंबर भी डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित होता रहे। उन्होंने कहा कि मरीज के तीमारदार विजिटर के लिए भी एक्सेस कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, जहां से पूरे चिकित्सालय परिसर की निगरानी सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने ये निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत आयोजित बैठक में दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी चिकित्सालयों में सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील रहे तथा प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला गार्ड्स की ड्यूटी महिला वार्ड, इमरजेंसी वार्ड में लगाया जाए। उन्होंने कहा कि एक साथ 2 महिला गार्डों की ड्यूटी सुरक्षा में लगाई जाए। उन्होंने कहा कि रात में ड्यूटी न लगाई जाए। उन्होंने कहा कि आपात परिस्थितियों में सबसे पहले 112 पर कॉल करने के लिए बताया जाए। उन्होंने कहा कि एसएचओ सभी प्राइवेट चिकित्सालयों से समन्वय स्थापित कर जीडी में दर्ज करें। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे को थाने से भी शेयर कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी चिकित्सक, फार्मेसी इंटर्नशिप करने वाले छात्र छात्राएं प्रॉपर ड्रेस में एवं आई कार्ड के साथ ड्यूटी करें। उन्होंने कहा कि सभी आउटसोर्स स्टाफ का 100% पुलिस सत्यापन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने आईएमए के प्रतिनिधियों से प्राइवेट चिकित्सालयों में सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार, राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, रेड क्रॉस सोसाइटी एवं आईएमए के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। निश्चित मानदेय एवं पीएम मातृत्व वंदन योजना का अधिकार पुनः वापस करने को लेकर आशा कार्यकर्तियों ने डीएम कार्यालय पहुंच प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। आल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्त्री सेवा समिति की जिलाध्यक्ष संध्या सिंह ने कहा कि हम आशा संगिनी प्रोत्साहन राशि पर रखे गए हैं,
लेकिन महंगाई को देखते हुए भी सरकार हमारी प्रोत्साहन राशि 2006 से आज 2024 तक भी किसी मद पर नहीं बढ़ाई है और जो हमको मिलता है वो भी हमसे छीन लिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। यदि PMMVY हमारी आशा एवं आशा संगिनी को वापस नहीं किया गया है तो 22 सितंबर से पूरे प्रदेश की बहनें कार्य बहिष्कार करने पर बाध्य हो जाएगी। हमारी मांग है कि PMMVY पुनः आशाओं को वापस कराया जाए और फॉर्म भरने के लिए 1 दिन का प्रशिक्षण कराया जाए। आशाओं के बिल वाउचर पर जैसे पहले ANM और संगिनी के हस्ताक्षर से वेरीफाई होता था वैसे ही कराया जाए। इसमें CHO के हस्ताक्षर को न जोड़ा जाए। हमको जो सरकार प्रोत्साहन देती है उसको दोगुना करके एक मानदेय भी प्रदान करे। समस्त संगिनी जो एक सुपरवाइजर के रूप में कार्य करती है उनको 24 दिन के बजाय 30 दिन का कार्य देकर सम्मानजनक वेतन दिया जाए। राजस्थान में प्रति आभा ID पर 10 रुपए मिल रहा है, हमारे प्रदेश में भी लागू किया जाए। समस्त उत्तर प्रदेश के CHC, PHC पर आशा और आशा संगिनी के लिए आवास एवं शौचालय उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान अर्चना चौबे, सरोज चौहान, सूर्यमुखी सिंह, रेखा, सरिता मौर्य, गिरिजा प्रजापति, मालती, रेखा श्रीवास्तव, परमीला सिंह, कुसुमलता, सपना सहित बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्तियां मौजूद रही। हमारे उत्तर प्रदेश में समस्त जनपदों से हमारे संगठन द्वारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है, जो कि हमारी पहली मांगे है। 2017 से एक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना चला था, जिसको धरातल और धरती पर उतारने का काम हमारी आशा बहनों और संगिनी बहनों ने बखूबी निभाया है। अब तब सरकार हमारी आशा बहनों को 100 रुपया मात्र देती थी। अब सरकार ने क्या करा है कि हमारे उस अधिकार को हमसे छीन कर आंगनबाड़ी विभाग को दे दिया, और आंगनबाड़ी विभाग को दिया तो 250 पर फॉर्म पीछे अमाउंट भी कर दिया, और उसके साथ साथ उनको 1 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जा रहा है। जबकि जब हमारी आशाओं को ये फॉर्म भरने का आदेश हुआ था प्रदेश कमेटी से, तो हमारी बहनों को कोई प्रशिक्षण नहीं करवाया जा रहा था। ये फॉर्म पहले डाटा ऑपरेटर द्वारा भरा जा रहा था। इसी प्रकार हमारी दूसरी मांगे है कि आशा एवं आशा के बिल वाउचर पर जिस प्रकार पहले सिग्नेचर आशा संगिनी और ANM करती थी वही करें। हमारे इस आशा के वाउचर पे किसी CHO को कतई न जोड़ा जाए। एक निर्दोष बेटी दहेज की बलि चढ़ने से बाल बाल बच गई और इसका श्रेय एक राहगीर की सूझबूझ को जाता है, जिसने समय रहते उसकी जान बचाई। यह दिल दहला देने वाला मामला आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के कोट मोहल्ला का है, जहां की एक बेटी फिरदौस कमर की शादी 14 जून 2019 को प्रयागराज के फूलपुर कस्बा निवासी सैयद मोहम्मद हुसैन से हुई थी। शादी के शुरुआती कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। पीड़िता के अनुसार पिता के निधन के बाद ससुराल वालों ने दहेज की मांगे तेज कर दी। पति रोजी रोटी के सिलसिले में परदेश चले गए। इसके बाद उसकी सौतेली सास अर्शिया, ननद अलीजा परवीन और ससुर दुर्रमहशर ने मिलकर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कभी 20,000 तो कभी 50,000 की मांग की जाती थी, और जब वह इन मांगों को पूरा नहीं कर पाती तो उसे बेरहमी से पीटा जाता। 3 सितंबर 2024 को रात 10 बजे घटना के दिन जब घर में कोई नहीं था, तो सास, ननद और ससुर ने मिलकर उसे इस कदर मारा कि वह अधमरी हो गई। उसी समय राह से गुजरते एक शख्स ने घर से आ रही चीख पुकार की आवाजें सुनी। अनहोनी की आशंका में वह व्यक्ति घर के अंदर गया और देखा कि पीड़िता को बेरहमी से पीटा जा रहा है। उसने तुरंत हस्तक्षेप किया और पीड़िता को उन दरिंदों से बचाया। पीड़िता ने खुद जाकर शहर कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसकी तहरीर पर पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85, 115, 2, 118, 1, 352 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 के तहत पीड़िता की सास अर्शिया, ससुर दुर्रेमहशर, ननद अलीजा परवीन और नंदोई कुमैल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने इन सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरी शादी यहाँ फूलपुर प्रयागराज में हुई है। हुई थी? किससे हुई थी शादी आपकी? शादी मेरी हुई है, मेरे हस्बैंड का नाम सैयद मोहम्मद हुसैन है, जो कि काम काज के सिलसिले में बाहर रहते हैं। वो यहाँ रहते नहीं है, मैं अपने ससुराल में अकेली रहती हूँ। किस सन में आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी सर 2019 में हुई है। अच्छा, ताकि क्या है परेशानी क्या है? शादी के बाद से ही ये सिलसिला लगातार जारी है और ये लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा घर में भी भेदभाव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इस तरीके से मेरे साथ रहते हैं हर जगह। मेरे हस्बैंड की सौतेली माँ है और उसकी एक बेटी, और मेरे ससुर भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं। जब ज़्यादा गलती होती है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो बात को वो दबा देते थे, और इस बार 3 तारीख की रात में इन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। दोनों माँ बेटी, घर पर कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, और ये दोनों माँ बेटी ने मुझे अकेला पा करके कि मुझे मारा है। हर भारी चीज़ से, वाटर कूलर, सेनी, जो कुछ भी सामान इनके पास था उन चीज़ों से इन लोगों ने मुझे मारा है। मेरे बाल को नोचा है, मेरे सर पे बहुत भारी चोट आई है, मेरी गर्दन में चोट आई सर, मेरे यहाँ शोल्डर पे उसने पूरा पकड़ के 3 जगह पे उसने मुझे दांत काटा है। आए दिन इन लोगों का यही सब मेरे साथ लगा रहता है, गाली गलौज करना। तो आप पुलिस में गई? पुलिस में आपने प्रार्थना पत्र दिया? जी सर, मैंने पुलिस में प्रार्थना पत्र दिया, पुलिस आई, लेकिन रातों रात ये लोग घर में ताला बंद करके गायब हो गए थे। क्या चाहती हैं आप? सर, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो इन लोगों ने अत्याचार किया है उसके खिलाफ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मुकदमा दर्ज हो गया है? जी सर, मैंने 1090 पर कॉल की थी, सुबह ही पुलिस आई, लेकिन कोई पुलिस से कोई मिला ही नहीं। घर पे कोई नहीं मिला? घर पे ताला बंद था, पुलिस से कोई नहीं मिला। मंगलवार को सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में नारी शक्ति विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान संस्था प्रमुख राजेंद्र प्रसाद यादव, निदेशिका कंचन यादव एवं प्रधानाचार्य विधान तिवारी सहित मुख्य एवं अन्य अतिथिगणों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया, जिसमें सर्वोदय पब्लिक स्कूल प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने मुख्य अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ माननीय धनंजय मिश्र को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय धनंजय मिश्र ने नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में विधिक जानकारी देते हुए छात्र छात्राओं के जिज्ञासा पूर्ण प्रश्नों का शमन किया। डॉक्टर पूनम तिवारी सचिव नारी शक्ति संस्थान, अंशु अस्थाना पदाधिकारी नारी शक्ति संस्थान, रिंकी प्रशांत पदाधिकारी नारी शक्ति संस्थान, अनीता श्रीवास्तव पदाधिकारी नारी शक्ति संस्थान, इन समस्त वक्ताओं ने नारी शिक्षा, उनके सम्मान, उत्थान एवं सशक्तिकरण के साथ साथ नए विधिक कानूनों के बारे में बच्चों को अवगत कराया और इस विषय पर अपनी अपनी अभिव्यक्ति एवं विचार प्रकट किए। साथ ही साथ विद्यार्थियों के प्रश्नों का कुशलता से समाधान किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने भी कार्यक्रम के दौरान नारी शिक्षा सम्मान पर अपने विचार और साथ ही साथ आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के गुरुटोला मोहल्ले में 7 सितंबर को पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले में घायल पक्ष ने स्थानीय पुलिस पर कोई कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगा न्याय की तलाश में एसपी कार्यालय पहुंचे। पीड़िता प्रभावती देवी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उनकी पुरानी घटना से जुड़े एक मामले में पुलिस उनके बड़े बेटे की तलाश में घर आई थी। जब पुलिस को बताया गया कि उनका बेटा जमानत पर है और इस समय घर पर नहीं है, तभी विपक्षी पक्ष मौके पर पहुंच गया। प्रभावती देवी का आरोप है कि विपक्षी पक्ष ने पुलिस कर्मियों के सामने ही उनके परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी पोती गंभीर रूप से घायल हो गई। पोती का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
लेकिन घटना के 3 दिन बाद भी स्थानीय पुलिस ने न तो घायलों का मेडिकल कराया और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। पीड़िता का कहना है कि परिवार को न्याय की उम्मीद है और उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहाँ आए हैं कि हमारे घर पुलिस गए हमारे लड़के के खोजने, पहले से मुकदमा दर्ज था, उसकी जमानत हुई थी, लेकिन फिर भी खोजने गए तो हमारा लड़का नहीं था। हमसे पूछे कि लड़का तुम्हारा कहाँ? हम कहे पता न कहाँ साहब, हमको नहीं मालूम। तो कह रहे हैं कि उसको क्यों भगा दी? हम कहा नहीं साहब, उसकी जमानत करवा के तो वो अपन पता न कहाँ है, हमको नहीं मालूम है। तो उधर एक लड़का हमारा बैठा था तो वो के बुलाने लगे, उसको पकड़ के लेके, और वो घर में से निकला, उसको पकड़ के लेके जाने लगे। तब तक आरोपी उनके साथ था, वो हमारी पोती को, हमारे लड़की के बाहर खींचकर तो घर के बाहर खींचकर मारने लगे। हाँ, मारने लगे, मारते रोड पर लेके गए। और पुलिस वाले थे वहीं पर, कुछ बोले नहीं। हाँ। तो कोतवाली गई थी आप इसकी शिकायत? हाँ, कोतवाली गई थी, इंतजार लिखवा कर लेके लड़की को एम्बुलेंस से आया, बुला के साहब के सामने, दरोगा साहब के सामने एम्बुलेंस से लड़की हमारी गई। लड़की हमारी 3 दिन से अस्पताल में है, कोई सुनवाई नहीं हुई, आज तक मेडिकल नहीं बना। लड़की हमारी 4 घंटा बेहोश थी, उसके बाद उसके होश हुआ, लेकिन कोई खोजने नहीं गया। एसपी साहब के यहाँ क्या मांग की है? हम यही मांग रहे हैं कि आखिर आरोपी इतना मारा और प्रशासन कुछ नहीं बोला। अब कार्रवाई की मांग करती कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। हाँ। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।